गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आप लोगों को। आप लोग पूरा पढ़ के भी आए होंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमी के सबसे कठिन टॉपिक में से एक है। सबसे कठिन टॉपिक मान के चल सकते हैं। अगर इसको समझ में आ गया तो इकोनॉमी में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको समझ में नहीं आएगा। जो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मतलब मांग और आपूर्ति के नियम कैसे होते हैं, अगर इनको अगर समझ में आ गया तो बाकी सारे चैप्टर क्या होता है, बहुत इजी है। यही क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसी पर क्या पूरा इकोनॉमी निर्भर करता है। पूरा इकोनॉमी क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये होता क्या है और इसको कैसे बैलेंस किया जाए। देखिए, ये केवल इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये हर परिवार या हर व्यक्ति के लिए भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति डिमांड एंड सप्लाई चेन को समझ जाए कि मुझे किस चीज का डिमांड करना है और सप्लाई करना है, तो हमारे घरों में या समाज में जितने भी लड़ाई झगड़ा होता है वो लगभग खत्म हो जाएगा। क्योंकि डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, इसलिए इसका भी क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत है परिवारों में और समाजों में देखने को मिलती है। तो पहला है हमारा, पहले हम शुरू करते हैं डिमांड से, मांग। क्योंकि यही सबसे क्या है, दिक्कत वाली चीज है कि हमेशा कोई भी जो भी लोग हो वो हमेशा वस्तु को मांगता है, देता नहीं है। तो पहला क्या है, डिमांड यानी मांग क्या है। देखिए, डिमांड क्या है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग से तात्पर्य है वस्तुओं और सेवाओं कि उस मात्रा से जिसे उपभोक्ता जो कंज्यूमर होते हैं वो खरीदने के लिए इच्छुक और सक्षम होते हैं। दो शब्द देखिएगा, एक तो वो यह इसके लिए डिजायर भी है यानी बिल पावर भी उसके पास है, और दूसरा क्या होता है, कैपेबल भी होना चाहिए। यानी कैपेबल भी होना चाहिए और उनके पास बिल पावर भी होना चाहिए। दो चीज है। जैसे मान लेते हैं कोई जॉब करता है, अब उनके पास क्या है, क्षमता तो है लेकिन वो सामान खरीदते नहीं, कंजूस है। तो इसको इससे भी क्या था, डिमांड नहीं बन पाता। उसको मांग नहीं कहते हैं। उसको क्या नहीं कहते हैं, मांग नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा है और उनके घरों में चीजों की आवश्यकता है, अगर वो उस पर क्या होता है, इच्छा ही नहीं जताते हैं, तो उसको क्या होता है, उसको मांग नहीं कहेंगे। तो मांग के लिए दो चीज आवश्यकता होती है। एक होता है इच्छा, जिसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और एक होता है क्षमता। यानी क्या होता है, एक बिल पावर होनी चाहिए और दूसरा होता है कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस सामान को खरीदे। तभी हम क्या कह सकते हैं कि वो मांग हो रहा है। समाज में या परिवार में या इकोनॉमी में वो वस्तुओं का मांग हो रहा है। सेवा और वस्तुओं का मांग क्या है। जैसे मान लेते हैं एक परिवार में एक मोबाइल रखता होगा और एक परिवार में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। एक मोबाइल से जब सारे काम चला लेते हैं तो ऐसे हो नहीं सकता। कि आजकल क्या होता है, हर व्यक्ति को अपना अलग अलग समय पर मोबाइल के अलग अलग यूज है। तो उससे क्या होता है, वहां पे इच्छाएं तो है लेकिन क्या है, वहां पे क्या है, इच्छाएं भी है और सक्षम भी है लेकिन कोई कर नहीं रहा। तो इससे भी क्या है, मांग जनरेट नहीं होता। तो मांग जनरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो इच्छाएं होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए कि कैपेबल होना चाहिए। कैपेबल मतलब सक्षम होना चाहिए। अब मांग के निर्धारक यानी जो मांग को जो डिटरमाइन करे वो क्या क्या होता है, मांग कैसे बनता है। पहला है
वस्तु का मूल्य, ठीक है, समझ लीजिए वस्तु का मूल्य क्या होता है, यानी प्राइस ऑफ गुड्स। वस्तु का अगर मूल्य कम होगा, देखिएगा मूल्य अगर कम होगा, मूल्य अगर क्या होगा, कम होगा, तो मांग क्या होगा, बढ़ेगा। वस्तु का अगर मूल्य कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी टमाटर का क्या है, रेट बहुत कम है, मूल्य कम है, बहुत ज्यादा लोग टमाटर ज्यादा यूज कर रहे हैं। जब टमाटर 100-200 रुपए किलो हो जाएंगे, फिर क्या टमाटर का क्या होगा, मांग कम हो जाएगा मार्केट। मूल्य घटा तो मांग में क्या हुआ, वृद्धि हुई, और मूल्य में वृद्धि हुई तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि मूल्य और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। कैसे संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, जिसको व्युत्क्रम अनुपाती संबंध कहा जाता है, या विपरीत संबंध, इसको समझ लीजिएगा। यानी अगर आपके पास वस्तु जो है उसका मूल्य ज्यादा रखेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, और उसको कम कर देंगे तो उसको खरीदेगा। तो इस पर भी निर्भर करता है। पहला क्या है, मूल्य, मूल्य के विपरीत होता है मांग। अगर मूल्य ज्यादा होगा तो मांग कम हो जाएगा, मूल्य कम होगा तो मांग बढ़ जाएगा। दूसरी बात है, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, इस पर भी निर्भर करता है कि जो वस्तुएं हैं, बाकी वस्तुओं के दाम किस प्रकार से क्या होता है, निर्भर करता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण आप लोगों को देता हूं। कोई व्यक्ति चाय भी पीता है, और उसको कॉफी मिल जाए तो वो भी पी लेता है। ठीक, मान लेते हैं अगर चाय की कीमत बढ़ जाए, यानी इसका मूल्य बढ़ जाए, तो व्यक्ति क्या होगा, कॉफी पर शिफ्ट हो जा सकता है, कॉफी पर क्या होगा, शिफ्ट हो सकता है। तो इससे भी क्या होता है, डिमांड पर प्रभाव पड़ता है। जैसे समझ लीजिएगा, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को बस से जाना है, वहां पे अगर ट्रेन मिल जाए तो क्या होगा, डिमांड में इफेक्ट आ जाएगा, तो बसों की संख्या क्या होगा, कम लगाना पड़ेगा। उसी पर अगर कोई व्यक्ति चाय पी रहा है तो उसमें कॉफी अभी पी रहा हो, तो चाय के अगर दाम बढ़ जाए तो कॉफी क्या होगा, कॉफी की तरफ को वो व्यक्ति शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे क्या है, चाय का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। ये भी क्या है, इसका एक उदाहरण आपको समझना। दूसरा, उपभोक्ताओं की आय, इनकम, इनकम पर निर्भर करता है। इनकम, आप लोगों ने कोरोना काल सब में देखा है, जो सरकारी जॉब है और जो मेडिकल फील्ड वाले जो लोग हैं, उनको छोड़कर लगभग सबको दिक्कतें हुई, क्योंकि इन लोगों का क्या था, जॉब गई नहीं थी, और इनका क्या था, सप्लाई इनको मिल रहा था, मतलब पैसा मिल रहा था, इनकम हो रहा था। बाकी जो मजदूर है और भी प्राइवेट जॉब वाले हैं, ये सब बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो चुका था। ऐसे में क्या, अगर इनकम कम हो जाए तो क्या होगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो आय और क्या होगा, जो मांग होगा उसमें क्या होता है, समानार्थी होता है, समान होता है। देखिएगा, अगर इनकम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मांग भी क्या होगा, यानी डिमांड भी ज्यादा होगा। अगर इनकम कम हो जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिक कम होगा। तो इसमें कैसा संबंध है, इसमें समानार्थी है, इसमें समानार्थी संबंध है, इसको पैरेलल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, तो इनकम होगा तो ज्यादा वस्तु खरीदेंगे ना, हमारे पास ज्यादा वस्तु होगा। जैसे आपको उदाहरण दिया था, अगर सबके खाते में अगर 15-15 लाख रुपए आ जाए तो क्या होगा, इनकम बढ़ गया तो जैसे ही बड़ा हो तो उससे डिमांड मार्केट में फैल जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं, जब कोई व्यक्ति को जॉब लग जाता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा, जो जब किसान अपने अनाज बेचता है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास इनकम का पैसा मिलता है। या आप लोग देखे होंगे, जो सैलरी जब मिलती है, यानी 1 से लेके 10-15 तारीख तक क्या होता है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। जो सैलरी वाला सेक्टर की बात बोल रहा है, कि इसी बीच में क्या होता है, वो लोग जितने भी सामान खरीदना है खरीद लेते हैं। तो इस पर भी क्या होता है, निर्भर करता है कि इनकम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी
मांग पर निर्भर करता है। उसके बाद उपभोक्ताओं की रुचि एवं प्राथमिकताएं। ये कुछ क्या होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अमीर या ऐसे भी लोग होते हैं जिनको क्या होता है अपने इंटरेस्ट और अपने प्रीफरेंस दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के ही कपड़े पहनते हैं, या ब्रांड के चावल खाते हैं, या ब्रांड के रेस्टोरेंट में जाते हैं, या ब्रांड के कार को ही यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड, उस चीज की डिमांड ज्यादा होगा। देखिए जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूँ, भारत में क्या होता है, शादी में क्या होता है, गोल्ड का बहुत ज्यादा महत्व होता है। शादी के सीजन में क्या होता है, गोल्ड का क्या है, हमारे शादी में क्या होता है, गोल्ड बहुत बड़ा पवित्र माना जाता है। ठीक है, जब शादी का सीजन आता है ना, तो क्या होता है, गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाता है। समझ लीजिएगा, शादी के समय में इसका होता है। उसके बाद क्या होता है, जब शादी का सीजन चला जाता है तो उसमें रुचि नहीं रहता, कोई खरीदता ही नहीं है। तो इसी पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए, कोई भी नया सब्जी हो या नया फल हो, जब मार्केट में नया नया आता है तो उसका डिमांड क्या होता है, रुचि ज्यादा होता है, खाने का इच्छा करता है। या मान ले किसी कोई रेस्टोरेंट है, मैकडोनल्ड है, उसी में जाके खाना पसंद करते हैं। या इस तरह की जो होते हैं, और प्राथमिकता भी दी जाती है, तो जैसे कार हो गया, घर हो गया, ये सारी चीज इसमें आ जाएगा। तो उस पर निर्भर करता है कि इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कि जिसको जिस दुकान का या जिस रेस्टोरेंट का अच्छा भोजन मिल जाता है या कपड़े मिल जाता है, वो बार बार उसी में ही क्या है, जाते रहते हैं। तो इस पर भी क्या होता है, मांग क्या होता है, निर्भर करता है। आप लोग सब इसका इस्तेमाल करते हैं, परिवार में रहते हैं तो सारी चीज का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हम आप क्या सभी के लोग करते हैं। उसके बाद बाजार का आकार अर्थात उपभोक्ताओं की संख्या। अब देखिए बाजार का जो आकार है उस पर भी देखिएगा, इसमें निर्भर करता है। अभी देखिए कल आप लोगों को बता था कि हमारे देश में इतने विदेशी कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा है। 140 करोड़ लोग हैं, 1 रुपए भी अगर किसी कंपनी का अगर वो इस्तेमाल करे, महीने में भी मान के चलते हैं, तो 140 करोड़ रुपए का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे लोग ज्यादा होगा, जैसे मान लेते हल्द्वानी है या बड़े शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, लोग ज्यादा है तो वहां पे डिमांड भी ज्यादा होगा। आप मान लो कोई गांव का मार्केट है, या गांव का जो हाट या बाजार जिसे कुछ भी कहेंगे, वहां पे डिमांड कम होता है। वहां पे क्या होता है, डिमांड कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे लोग कम है, और दूसरी बात क्या होता है, बहुत सारी चीज क्या होता है, गांव के लोग अपना क्या होता है, अपने खेतों वगैरह में क्या होता है, बना लेते, उगा लेते, जो भी होता है, ये सारी चीजों की चीजों पर मिलता है। उसके बाद आता है मांग वक्र। देखिए जो मांग वक्र होता है, समझ लीजिएगा, वो कैसे होता है समझ लीजिएगा। ये दो एक्सेस है। आप मान लेते ये है हमारी प्राइस, प्राइस यानी मूल्य, और ये है कोई क्वांटिटी यानी वस्तु, क्वांटिटी या वस्तु, क्वांटिटी, क्वांटिटी या वस्तु, इसको जीरो मान लेते हैं। ये मान लेते हैं मूल्य को हमने वाई एक्सेस मान लिया, और इसको हमने एक्स एक्सेस मान लिया। इतना तो आप लोग जानते हैं। अब देखिएगा कैसे होगा, इसका वक्र कैसे होगा, पहले समझ लीजिएगा। अब देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ना, तो क्वालिटी का जो मांग है वो घटता जाएगा। समझ लीजिएगा, अगर किसी अभी आपने पढ़ा है ना, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, वस्तुओं का डिमांड कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, हमारे मांग क्या होगा, वो कम हो जाएगा। मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी तो मांग क्या होगा, बढ़ती जाएगी। इसे कहते हैं क्या, मांग वक्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मांग वक्र। यही आपका मांग, मांग क्या है, वक्र। ये मांग का क्या है, लाइन है, ये मांग वक्र है। ये मांग वक्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मांग का मतलब क्या होता है, डिमांड, और वक्र मतलब कर्व कहते हैं। और देखिए ये क्या है, मांग वक्र क्या होता है, बाय से दाएं नीचे की ओर बढ़ता है। देखिए ये बाय है और ये दाएं है, तो क्या नीचे की ओर बढ़ता है। तो अगर मांग प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। यही क्या होता है, मांग वक्र का क्या होता है, ये नियम है। ध्यान दीजिएगा, मांग वक्र का क्या है, ये नियम है, इसको याद रखिएगा।
इसको आप क्या करना, याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए क्या होता है आय प्रभाव, क्या होता है इनकम इफेक्ट, क्या होता है, क्या कहते हैं इनकम इफेक्ट क्या होता है डिमांड पे। डिमांड में इनकम का क्या इफेक्ट होता है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है, इनकम करना। चाहे कुछ भी बोले कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसका मेन, सबका मेन मकसद क्या होता है, इनकम करना, पैसा कमाना। सेवा उसी में होता है, पैसा मेन होता है। क्योंकि आय प्रभाव या आय इफेक्ट का क्या होता है कि किसी व्यक्ति या अर्थव्यवस्था की आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। जैसे आपको बताना कि हमारे यहाँ पे क्या था, कल ही आपको बताया था कि इनकम जो है ना लोगों का, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं और कुछ लोग क्या कमाते ही नहीं है। इसलिए क्या है, भारत को निम्न आय वाले देशों में इनको भारत को शामिल किया गया है। तो आय में जो परिवर्तन और किसी वस्तु या सेवा की मांग की मात्रा, इसके प्रभाव को दर्शाता है। आय में वृद्धि के साथ एक व्यक्ति अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। समझिएगा, अगर आपकी आय या हमारी आय बढ़ेगी तो हम क्या होगा, ज्यादा वस्तु और सर्विस की मांग करेंगे। आय होगा तो वाईफाई लगा लेंगे, टीवी लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, कुछ भी लगा लेंगे। अगर आय नहीं होंगे तो एक फैन पे भी काम चला लेंगे। जैसे आय होता वो वैसे होता। उसका प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट में होता है, एक दूसरे को रिप्लेस करना। जब कोई उपभोक्ता सापेक्ष कीमत या व्यक्तिगत आय में परिवर्तन के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदल देता है, इसमें सस्ती वस्तुओं को अधिक महंगी वस्तुओं से बदलना, इसके या इसके विपरीत। देख क्या होता है, आप लोग देखा होगा आजकल ईएमआई वाला कंडीशन चल रहा है, ये वाला, इसको इसको ईएमआई वाले से समझिएगा। आपके घर में बोले कि पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए, पुराना कूलर लाइए नया कूलर ले जाइए, पुराना टीवी लाइए नया टीवी ले जाइए, पुराना कार लाइए नया कार ले जाइए, पुराना मोटरसाइकिल लाइए नया ले जाइए। तो ये जो ले जाइए, तो इसमें क्या आ रहा है कि जो क्वालिटी कम था अब उच्च क्वालिटी का दे रहा है। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ रहा है। जो ईएमआई वाला सेक्टर है ना, देखिए ईएमआई वाला जो सेक्टर है या इसका जो पद्धति है, इससे क्या मार्केट में डिमांड बढ़ता है। या एड वगैरह जो होता है ना, जो टीवी में या रेडियो में जो भी एड दिया जाता है, उससे भी डिमांड बढ़ता है। एड देने से क्या होता है, लोग देखते हैं फिर उसका मांग करते हैं, नहीं करते तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उसको क्या होता है, ला के देना ही पड़ता है। बहुत सारे रीजन होता है, परिवारों में ये सब चलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एड भी क्या होता है, कहीं ना कहीं मांग को क्या है, बढ़ाने का काम करते हैं। एड भी क्या होता है, परिवारों में डिमांड या समाज में जो डिमांड होता है उसको। आय प्रभाव और प्रतिस्पर्धा प्रभाव के बीच में अंतर। ठीक है, आय में क्या होगा कि उसके वृद्धि के साथ साथ क्या है, वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है। लेकिन जो आय प्रतिस्थापन होता है ना, इसमें क्या होता है कि आय बढ़ने पर पुराने चीजों को देकर, यानी कम मूल्य वाले चीजों को देकर अधिक उच्च मूल्य वाले चीजों को लाना। ये दो चीजों को ध्यान रखिएगा। पहले वाले में क्या है, एकदम नया चीज लाना, और दूसरे वाले में क्या होगा, बदलना। आजकल बदलने वाला सिस्टम आप देखिएगा। आजकल मैं देख रहा था, जो सोने के गहने हैं उसको भी क्या, पुराना वाला लाइए उसके बदले नया ले जाइए ईएमआई पे। बहुत सारे चीज इसमें चल रहा है, तो ये भी क्या है। अब देखिए मांग का नियम क्या कहता है, यानी मांग का नियम, यानी लॉ ऑफ डिमांड जिसे कहते हैं। तो मांग का नियम ये कहता है कि अन्य स्थिर, अन्य चीज स्थिर रहने पर, मतलब कोई और भी चीज अगर स्थिर रहे, किसी वस्तु या सेवा की कीमत और मांग की मात्रा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। किसी वस्तु या सेवा की कीमत और मांग, मतलब उसका प्राइस और मांग एक दूसरे पर क्या होता है, विपरीत होता है। दूसरे शब्द में, जब किसी उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। जो अभी आपको बताया था कि कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या होगा, घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। लेकिन ये सभी के नियम लागू नहीं होता। अभी देखिएगा, जो कर्व आपको बताया था वो कर्व इसमें देखिए दे रखे हैं, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। देखिएगा इसमें आपको क्या दे रखे हैं। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का प्राइस 1 रुपया है, तो लोग देखिए क्या है,
ज्यादा वस्तु खरीद रहे हैं। 1 रुपए में कितना खरीद रहे हैं? 500 वस्तु खरीद रहे हैं। ये वस्तु है, ठीक है। जब ये 2 रुपए हो जा रहा है तो 2 रुपए में कहा जा पहुंच रहा है? 200 वस्तु खरीद रहा है। 3 रुपए हो रहा है तो इसमें क्या आता है? ठीक है, 3 रुपए होने पर क्या होगा कि देखिए प्राइस इसमें डिफरेंसेस हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो देखिए अगर 300 क्या होगा, 3 रुपया हो गया तो क्या होगा? 300 वस्तु खरीद रहे हैं, ये फ्लक्चुएशन होने लगता है। इसके बाद जब ये और आगे जब बढ़ने लगता है तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग समय पे ये वस्तु खरीदना शुरू होता। तो चलिए आपको बोला कि अगर प्राइस बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से क्या होगा, डिमांड क्या होगा, निर्भर करता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। इसको क्या है, अब लोग ध्यान रखिएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। मांग के नियम की मान्यता नहीं, मांग के नियम को मान्यता क्यों मिले, मतलब ये कैसे काम करता है। देखिए पहली बात, ये कैसे इसको काम करती है। देखिए उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। यानी जब उपभोक्ता की आय स्थिर है, तो मान ले कोई कंज्यूमर है, उसका आय कैसा है, स्टेबल है। मान लो तो 30,000 रुपए क्या होगा, मंथली कमाता होगा, मान के चलते हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ किसी विशेष वस्तु की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत भी हो सकता है, या बदले में मांग वक्र को प्रभावित कर सकता है। मांग का नियम यह मानता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर है। तो क्या होता है कि अगर उपभोक्ता की आय स्थिर है तो क्या होगा, वो डिमांड कम करेगा। डिमांड क्या होगा, डिमांड कम करेगा। क्योंकि और भी बहुत सारे कारण होता है, जैसे बीमारी वगैरह होता है, इसके लिए भी क्या पैसे बचा के रखना होता है। दूसरी बात, उपभोक्ता की स्वाद और प्राथमिकता नहीं बदलती है। ध्यानिएगा, जो व्यक्ति होता है, अगर कोई मीट मछली खाने वाला व्यक्ति है तो वो मीट मछली खाएगा, कोई पनीर खाने वाला व्यक्ति है तो वो पनीर खाएगा, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है तो वो शराब पिएगा। चाहे उससे क्या होगा, उसकी रुचि में कोई विघ्न नहीं होता। इसलिए आप लोग देखते हैं शाम को क्या होता है कि लोग कहीं पे भी होते हैं, शराब की दुकान में खतरनाक भीड़ होता है, मीट मछली की दुकान में खतरनाक भीड़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि रुचि है खाने के ऊपर। या और भी जो फास्ट फूड की दुकान पे लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। किसी विशेष वस्तु के पक्ष में उपभोक्ता के में स्वाद और पसंद के बदलाव से भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति बहुत कुछ शराब पीता था, डॉक्टर बोल दिया किडनी खराब हो गया, अब वो शराब पीना बंद कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। या किसी ने बोल दिया कि ज्यादा चाउमीन मोमो खाओगे तो क्या फैटी लीवर हो जाएगा, तो छोड़ देगा। बहुत सारे रीजन हो सकता है। देखिए यहाँ पे कंडीशन है, देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसमें कंडीशन है। कंडीशन अप्लाई होगा तो ये क्या है, अप्लाइड है पूरी तरह से। इसको क्या है, रटने से नहीं होगा, उसको समझना होगा, अप्लाइड है। अगर मान लेते हैं उसके स्वाद बदल जाए तो क्या करेंगे, तो फिर मांग कम हो जाएगा। अगर स्वाद और बढ़ जाए तो मांग और बढ़े। कोई शराब पीने वाला है, पहले एक बियर बोतल पीता था, अब चार चार पी रहा है, तो मांग बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि कंडीशन लाइन में क्या कंडीशन लिखी हुई है, इस पर क्या था है। देखिए इसलिए क्या है कि आप लोग जब भी पेपर देने जाए तो क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को कितने बार पढ़ लीजिएगा, 3 बार। तो क्वेश्चन कम से कम समझ में आए। नहीं तो लोग क्या होता है कि ऊपर एक दो शब्द पढ़ लेते हैं और उसमें टिक लगा देते हैं, बाद में क्या होता है बाहर आके जब उसको बढ़िया से पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि मैंने तो गलत कर दिया। इसलिए क्वेश्चन को क्या टाइम, देखिए टाइम बहुत रहेगा आपके पास, टाइम में कमी नहीं है, इसमें टाइम रहेगा। और इसलिए क्या है, इस बार थोड़ा सा पेपर में टाइम थोड़ा सा हो सकता है कम हो जाए फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में टाइम की कोई वो नहीं है, टाइम के मतलब है इसमें। देखिए मांग का नियम मानता है कि कुछ समय के लिए उपभोक्ता का स्वाद और प्राथमिकता स्थिर रहती है। अब देखिए ये भी कंडीशन स्थिर कैसे रहती है। अब मान लेते हैं कोई क्या है, सावन का महीना आ गया, मीट मछली वाला मीट मछली छोड़ देता है, मान लेते हैं कोई कंडीशन आ जाता है। या कोई फेस्टिवल चल रहा है घरों में, उस समय मीट मछली छोड़ देता है। या मान लेते हैं कोई व्यक्ति क्या है, शराब बहुत पीता है, घर में बहुत सारा मेहमान वगैरह आ गए, शराब पीना छोड़ दिया कुछ दिन के लिए। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन को आप लोग को क्या होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, जनसंख्या का आकार और संरचना। अभी बता कि जनसंख्या का जितना ज्यादा होगा डिमांड उतना ज्यादा होगा, जनसंख्या कम हो जाएगा
अभी देखिए भारत में क्या जनसंख्या धीरे धीरे स्थिर होते जा रहा है, तो उसमें भी क्या है, डिमांड बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही बना रहेगा। डिमांड क्या है, उतना ही बना रहेगा। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना खाता है, किस चीज पर रुचि रखता है। मांग के नियम के अपवाद यानी जो एक्सेप्शन है वो क्या है। देखिए एक होता है ग्रिफिन या ग्रिफिन वस्तु कहते हैं, उसको पहले समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार जो लेक्चरर का पेपर आया था उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लोग देखे होंगे। एक काम कीजिएगा, लेक्चरर के भी जो क्वेश्चन है ना उनको भी एक बार लगा लीजिएगा, आप लोग के पास अगर होगा मार्केट ले लीजिएगा। कि लेक्चरर जैसे मान लेते हैं कि ज्योग्राफी का लेक्चरर का कोई पेपर हुआ है, बीसीए का पेपर है, उसको लाइएगा। अगर नहीं आता है तो फिर उसको व्हाट्सएप में डालिएगा, पूछिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग मार्केट से एक क्या है, लेक्चरशिप का जो पेपर है, जैसे चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका इकोनॉमी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, इनका भी पेपर ले लीजिएगा और उसको लगाइए। उसमें जहां भी दिक्कत है उसको सॉल्व करेंगे। और ज्यादा अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आपको एक चीज और सजेस्ट करेंगे, किताब ज्यादा मत पढ़िए। अगर किताब पढ़ना एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ मत पढ़िए, पेपर क्वेश्चन को ज्यादा लगाइएगा। एक होता है यूपी में पीजीटी और टीजीटी का पेपर होता है, समझ लीजिएगा। अगर हल्द्वानी या कहीं पे मिल जाता है या ऑनलाइन आप लोग मंगा सकते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर मंगा लीजिए, सबसे आसान है। देखिए यही जो चीज होता है ना, 10-15 नंबर का या 5-10 नंबर का अंतर ला देते हैं और यही क्या था, सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो पीजीटी टीजीटी यूपी में होता है तो उसके क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, चाहे घटना चक्र हो और बाकी यूथ वगैरह है उसका मिल जाएगा। तो उसको ले लीजिएगा और उसको लगाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको क्या है, हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। तभी क्या होगा, आप दूसरे से जंग जीत पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, जंग जीतना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा देख के चलिएगा। लेक्चरशिप का भी पेपर लीजिएगा और यूपी में जो पीजीटी पीजीटी का जो पेपर होता है उसका भी मंगा लीजिएगा। अब ये ग्रिफिन वस्तु क्या होता है, ऐसे वस्तु होता है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। अब बताइए, ये तो उल्टा हो गया। अब इसमें क्या है, अगर कीमत बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, और कीमत घटने पर मांग घटती है। कीमत घटने पर क्या होता है, मांग घटती है। इस प्रकार के वस्तु को के लिए वक्र क्या होता है, ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। देखिए नॉर्मली में जो वक्र बनता है नीचे की ओर झुका होता है, इसमें क्या ऊपर की ओर झुका। जो मांग के नियम के क्या होता है, विपरीत होता है। डिमांड के जो लॉ है उसके क्या होता है, विपरीत होता है। तो ऐसे वस्तु जिसका क्या होता है, इकोनॉमी में प्राइस बढ़ने पर उसका डिमांड बढ़ता है, उसको ग्रिफिन वस्तु कहा जाता है। अब ये ग्रिफिन वस्तु में होता क्या क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ग्रिफिन वस्तु का क्या है, आपका कर्व है। ये क्या, देखिए डिमांड क्या होता है, झुक जा रहा है, उल्टा विपरीत दिशा में झुक जा रहा है। अब ग्रिफिन जो वस्तु है वो घटिया गुड्स होता है। घटिया मतलब जो उच्च क्वालिटी के नहीं होते हैं, जिसके आसानी से उपलब्ध विकल्प नहीं होता, आसानी से उपलब्ध का विकल्प नहीं होते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं। ग्रिफिन वस्तु का उदाहरण क्या है, खाद्य पदार्थ होते हैं। इसका सेवन गरीब लोग करते हैं। इसका सेवन कौन लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं। इनका सेवन क्या होता है, ठीक है। ग्रिफिन गुड्स एक घटिया गुड्स होता है, मतलब कम अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिसके आसानी से उपलब्ध होने का क्या होता है, विकल्प नहीं होता है। और इसका सेवन क्या होता है, अधिकतर क्या गरीब लोग करते हैं, जो बेहतर भोजन खरीदने में असमर्थ होते हैं। जो बेहतर भोजन खरीदने में क्या होता है, असमर्थ होते हैं। बेहतर भोजन खरीदने में क्या होता है, असमर्थ होते हैं। जैसे जैसे बेहतर खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ती है, वे ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर होगा। देखिए समझ लीजिएगा, जो चावल है, चावल इसमें आता है, चावल गेहूं वगैरह क्या होता है, इसमें आता है। अब मान लेते हैं कि आप मार्केट में इस समय जाइएगा तो देखिएगा अच्छे क्वालिटी के चावल आपको ज्यादा मिलेगा और लो क्वालिटी के चावल क्या होगा, कम मिलेगा। अब जो बहुत गरीब लोग हैं ना, वो लो क्वालिटी के चावल खरीदना चाहेंगे।
लेकिन उसका क्या होता है, वास्तविक जो कीमत उसका होना चाहिए उससे ज्यादा होता है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए क्या था, कम लोग होते हैं। जब कम लोग होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ध्यान देगा। दूसरी बात क्या है, ग्रिफिन गुड्स का सामान लेते हैं। ऐसे लोग क्या होता है, ग्रिफिन गुड्स, इस प्रकार ग्रिफिन गुड्स की मांग क्या होता है, मुख्यतः खाद्य पदार्थ होता है, इसकी मांग बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, मांग बढ़ती, क्यों बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है, जो दुकानदार या जो सप्लाई चेंज होता है, ये क्या होता है, इन चीजों को कम रखते हैं, इसलिए इसको होता है। दूसरा है बैबलेन गुड्स। देखिए बैबलेन गुड्स क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत होता है। अब विपरीत क्या होता है, ये अमीरों का शौक होता है। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है, अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। कोई क्या है, रेड चिप का ही जूता पहनेगा, चाहे कीमत कितना भी हो जाए। कोई मैकडोनल्ड में ही खाना खाएगा, चाहे कीमत कितनी हो जाए। कोई क्या होता है, जो भी चीज डिमांड करता है, कपड़े वगैरह, वो अलग अलग चीज है, उसी का ही करेगा, चाहे कीमत कितना भी हो जाए। कोई आईफोन ही यूज करेगा, चाहे कीमत कितना हो जाए। तो इससे क्या होगा कि ऐसे जो गुड्स होते हैं ना, उसको बैबलैंड गुड्स कहा जाता है। उसको कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेटस होता है, स्टेटस सिंबल होता है। आप लोग देखेंगे कुछ लोग क्या होता है, बहुत ही टिप टॉप बन के चलते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, उसको बैबलन गुड कहते हैं। तो देखिए, ऐसा सामान जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। देखिए क्या होता है, कीमत भी बढ़ रहा है और मांग भी बढ़ रहा है, हालांकि इसकी विशिष्ट प्रकृति और इसका सिंबल के रूप होता है। इस प्रकार गिफ्टिंग वस्तु की तरह बैबलन वस्तुओं के लिए क्या मांग वक्र क्या झुका होता है, धनीगा। गिरफिन वस्तुओं के विपरीत बैबलन वस्तु उच्च क्वालिटी की होती है। कैसे होती है, उच्च गुणवत्ता की होती है, प्रतिष्ठित वस्तु होती है। जैसे बीएमडब्ल्यू, आईफोन, बहुत सारा क्या होता है, कुछ लोग खरीद सकते हैं और उसका क्या होता है, उनका अपना ब्रांडेड होता है, वही खरीदेंगे। समझ लीजिएगा। तो ये क्या होता है, इसको बैबलन वस्तु कहते हैं। अधिकतर शहर के जो लोग होते हैं वो ऐसी चीजों का डिमांड ज्यादा करते हैं। तो शहर के लोग क्या होता है, उनके पास जब पैसा ज्यादा होता है तो ऐसे। अब ये मांग लोच, लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी। लोच का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी, यानी कितना लचीला है। लोच का मतलब कितना लचीला। देखिए पहले समझ लीजिएगा, कोई भी दो, यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, दो पार्ट होता है मार्केट में। एक होता है उपभोक्ता और एक होता क्या होता है, जो उसको बेचने वाला होता है, जिसको विक्रेता कहते हैं। विक्रेता एक होता है और एक होता है क्रेता कह सकते हैं या उपभोक्ता कह सकते हैं। तो जो विक्रेता होता है वो चाहता है कि प्राइस ज्यादा हो, और जो क्रेता होता है, जो खरीदने वाला होता है या जो कंज्यूम करने वाला होता है, वो चाहता है कि प्राइस कम हो। ये हर जगह होता है। इसलिए तो दुकान में जाके हम बार्गेनिंग करते हैं, और जहां पे बार्गेनिंग नहीं होता वहां पे लिख देता है कि फिक्स प्राइस, लेना है तो लीजिए, मत लीजिए मत, अपने पसंद है। मॉल वगैरह में क्या होता है, फिक्स प्राइस होता है, लेना लीजिए, नहीं लेना दूसरा लीजिए जिसके तो लो प्राइस है। या जो नॉर्मल दुकान होता है उसमें जाके लोग कितना घंटों पर बार्गेनिंग करते रहते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि दुकानदार जो विक्रेता है वो चाहता है कि प्राइस ज्यादा मिले, और जो क्रेता होता है, जो कंज्यूमर होते हैं, वो चाहता है कि क्या होता है, प्राइस कम हो। देखिए जहां पे कंज्यूमर, समझ लीजिएगा, जहां पे कंज्यूमर और जहां पे जो विक्रेता है, जिसको आप सेलर कह सकते हैं, जिस पॉइंट पर दोनों सहमत हो जाते हैं ना, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लेते हैं एक दुकानदार है और वो साड़ी बेच रहा है, और दुकानदार बोल रहा है कि ये 5,000 में हम बेचेंगे, इससे नहीं बेचेंगे। और जो खरीदने वाला है वो लगा दिया, मतलब ये क्या है, सेलर है, और ये क्या है, बायर है, ये खरीदने वाला है। ये बोल रहे हैं हम 4,000 से 1 रुपए नहीं देंगे। यहाँ पे कोई फिक्स प्राइस लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, ना ये वस्तु खरीद पा रहा है, ना ये वस्तु बेच पा रहा है। अब क्या होगा, इन दोनों में क्या चलेगा, बार्गेनिंग चलेगा। और बार्गेनिंग में चल रहा है, इसने कुछ कम कर दिया और इसने कुछ कम कर दिया, और फाइनल कितने में हुआ, 45 रुपए में हुआ। कितने में फाइनल हुआ, 45। तो ये जो 45 रुपए है ना, इसको क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है या साम्य अवस्था कहा जाता है।
क्या कहते हैं, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्य अवस्था कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और साम्य अवस्था में क्या होता है, वस्तु को क्या होता है, खरीदा और बेचा जाता है, समझ लीजिएगा। जहां पे साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा ना, वहां पे वस्तु हम खरीद ही नहीं पाएंगे। इसलिए लोच का मतलब क्या होता है, लचीलापन होना चाहिए, कि कुछ विक्रेता लचीला दिखाए और कुछ क्रेता लचीला, या विक्रेता बोल दे हम 5,000 से नीचे अगर नहीं बेचेंगे, और क्रेता बोल दे हम 4,000 से नीचे हम ऊपर हम खरीदेंगे नहीं, कोई सामान बिकेगा ही नहीं, कोई बिकेगा क्या, नहीं बिक पाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, लोच होना चाहिए, मांग में भी क्या है, लोच होना चाहिए, बाजार में क्या होना चाहिए, लोच होना चाहिए। तभी क्या होगा, लोच मतलब लचीला, इलास्टिसिटी होना चाहिए, ठीक है। ये केवल मार्केट के लिए नहीं है, हर चीज में इलास्टिसिटी होना चाहिए। जो व्यक्ति में इलास्टिसिटी ज्यादा होता है ना, इलास्टिसिटी मतलब झुकना नहीं होता है, लचीला होता है, कि मतलब किसी चीज पर अड़े नहीं रहना। कोई विवाद हुआ तो उसका मेन है समाधान होना चाहिए, तो समझौता करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, उसको लचीलापन कहते हैं। अगर कोई एकदम रिगिड हो जाए, रिगिड मतलब ना झुके, तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी भी इकोनॉमी हो चाहे किसी भी सेक्टर हो, उसमें क्या बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा पोजीशन होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो चाहिए, सेलर और जो वायर है वो दोनों क्या है, एक कंडीशन पे सहमत होना बहुत जरूरी है। तो मांग के लोच का तात्पर्य क्या है, पहले समझ लेते हैं। किसी वस्तु के मांग अन्य आर्थिक चरों जैसे कीमतों और उपभोक्ता आय में होने वाले परिवर्तनों के प्रति कितनी संवेदनशील है। देखिए अभी क्या बोला, कि जो कीमत है और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, आपको बोला ना कि आय में होने वाले परिवर्तनों के प्रति कितना संवेदनशील है। अब देखिए, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा कीमती, मतलब कीमती मतलब आय ज्यादा है, बस पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो लोग ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करते। आप लोग क्या, दुकानदार भी बहुत लोग चालाक होते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे कार से निकल रहा है, ज्यादा पैसा देने वाला है लग रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या था, प्राइस बढ़ा देता है, बार्गेनिंग कम करता है, वो लेके चले जाते हैं, पसंद अगर हो गया तो। अब देखते हैं कि कोई पैदल आ रहा है और बहुत कमजोर टाइप का दिख रहा है, अब समझ रहा है मैं ये बार्गेनिंग करने वाला होगा, तो उसी तरह से उसके साथ क्या होता है, विवय होता है, वो सब समझ सकता है कि इतना दिन व्यापार कर रहा है, तो इस तरह होता है। तो क्या होता है कि उसका प्राइस और जो उपभोक्ता की आय होता है उस पर क्या होता है, निर्भर करता है, उसका समझ। मांग की लोच की गणना, देखिए लोच मतलब मांग की लोच की गणना किसी वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन लेकर उसे किसी अन्य आर्थिक चरों में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करने करके की जाती है। किसी विशेष आर्थिक चर के लिए मांग लोच के संबंध में दो मामले या विधि है। एक है मांग लोच, देखिए इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए 1, इसे लोचदार मांग कहा जाता है। इसे कहते हैं लोच, देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये यही सब क्या उठा के डालेगा, कठिन शब्द डाल देगा कि मांग लोच क्या होता है, जिसको डिमांड इलास्टिसिटी कहते हैं, उसके बाद लोचदार मांग किसे कहते हैं, ये सब चीजों को उठाता है। इस मामले में क्या होता है कि मांग किसी विशेष आर्थिक कारक में परिवर्तन के अनुपात में क्या होता है, अधिक प्रतिक्रिया करती है। इसमें क्या होता है कि जो आर्थिक कारक होता है इसके परिवर्तन के अनुपात में क्या अधिक प्रतिक्रिया मतलब अधिक रिएक्ट करता है। उदाहरण के लिए कीमत या आय में 1% परिवर्तन से मांग में 1% से अधिक परिवर्तन होता है। अगर अगर मान लेते हैं किसी का वेतन अगर 1% बढ़ जाए, तो उसका डिमांड क्या होगा, 1% से ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसको मालूम चलता है कि हमारे इनकम बढ़ा है तो आगे और इनकम बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा, डिमांड उसका बढ़ जाता है। डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसका अगर आय दिक्कत होने लगेंगे तो फिर वो दिक्कत होने लगते हैं। अब मांग लोच क्या, लेस देन 1, इसे आलोचदार मांग कहा जाता है। इस मामले में क्या है, मांग आर्थिक चर में परिवर्तन के अनुपात में कम प्रतिक्रिया करती है, ठीक है, उसमें अधिक प्रतिक्रिया करता है, इसमें कम प्रतिक्रिया करता है, इन दोनों को याद रखिएगा।